गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, दो बैलों की कथा मैं आपके समक्ष लेके इसके पहले वाले वीडियो में मैं आई थी और आज भी मैं उसी पर चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में ये सब कथा समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रेमचंद की अद्भुत कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेमचंद जी ने कई पहलुओं को उठाया है। एक ऐसी पूर्ण कहानी, रहस्यमय कहानी जो मानव अभिव्यक्तियों को साथ में लेकर चलती है। जो पशु हैं, पशु भी हम मनुष्यों की तरह ही माया रखते हैं, मोह करते हैं। इनके हृदय में वही सारी बातें होती हैं, वही सारी समस्याएं होती हैं, वही अंतर्द्वंद होता है, वही प्रेम होता है। अपने मालिक के प्रति अथाह प्रेम हीरा और मोती के चरित्रों के माध्यम से लेखक ने व्यक्त किया। हीरा और मोती इसके प्रमुख नायक हैं। और आपको बड़ी आश्चर्य की बात मैं बताऊं कि ये जो नायक हैं, ये कोई पुरुष नहीं है, ये ना कोई स्त्री है, ना कोई मानव व्यक्ति है, बल्कि यह एक पशु है, बैल है। और यह बैल अपने मालिक को बड़ा मानता है और मालिक भी अपने बैलों को बहुत मानता है। इन्हीं के बीच मैंने कल आपको बताया था ना कि गधा सचमुच सहिष्णु होता है। इसकी निरापद सहिष्णुता ही इसे गधा बनाती है। प्रेमचंद जी ने कहा है कि व्यक्ति की निरापद सहिष्णुता ही गुलामी तक पहुंचा देती है। देश हमारी निरापद सहिष्णुता के कारण ही गुलाम हुआ। व्यक्ति को निरापद सहिष्णु नहीं होना चाहिए, और जब हम निरापद सहिष्णु हो जाते हैं तो हमारी स्थिति गधे के समान हो जाती है। लेखक कहता है कि कुत्ता भी गरीब जानवर है। कुत्ता जो है, देखिए आप लिखा है यहाँ पे, आपको दिखाऊं मैं, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। भाई, क्रोध का आना नितांत आवश्यक है। एक बात मैंने अभी बताई थी कि रामचरितमानस में भी राम और लक्ष्मण जो हैं, वह एक शांत स्वभाव है, गंभीर है, आदर्श का पालन करने वाला है, उसे गुस्सा नहीं आता। और उधर दूसरा पात्र जो इसमें लक्ष्मण, जो राम के सदैव साथ रहता है, राम का अभिन्न अंग है। राम लक्ष्मण के बगैर अधूरे हैं। मतलब हमारा जीवन भी क्रोध और शांति से मिला जुला होता है। क्रोध हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, शांति भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जब जरूरत पड़े तो क्रोध भी हमारे जीवन को संवारता है। जैसे आप सभी बहुत अनर्गल काम करते हैं कभी कभी घर में, तो पिता क्रोध करते हैं, उनके क्रोध के भय से ही तो तुम संभलते हो। और माँ प्रेम करती है, माँ के प्रेम से तुम पल्लवित पुष्पित होते हो, मतलब तुम्हारा विकास होता है। यही सृष्टि का नियम है। प्रेमचंद जी ने भी इसी बात को लिया है कि कुत्ता जानवर है, कुत्ता भी क्या है, गरीब जानवर है, लेकिन वो गधे की तरह निरापद सहिष्णु नहीं है कि उसकी सहिष्णुता लोग उसे लाचार बना दे। वह कभी भौंक के क्या करता है, काट लेता है। कल मैंने बताया था कि ब्याही हुई गाय सिंघनी के समान होती है। लोग कहते हैं ना कि बड़ी गऊ है, लड़कियों को लोग कहते हैं, अक्सर गांव में ये उदाहरण दिया जाता है, अरे बड़ी गऊ के समान हमारी बिटिया है। ऐसा लोग कहते हैं कि हमारी बेटी बड़ी गऊ के समान है, लेकिन नहीं, वह एक सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। जब वो मां बन जाती है, उसके बच्चे पर जब आती है, तो एक स्त्री सिंघनी से कम खतरनाक नहीं होती। स्त्री दुनिया का समस्त दुख सहन कर सकती है, लेकिन अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए या अपने संतान के लिए वह सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं आता। अब आप सब जानिए कि आप में से कौन गधा है और कौन गधा बनना चाहेगा।
गधे को कभी क्रोध नहीं आता। क्या कभी आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना कि गधा बहुत क्रोध में आकर के किसी को पटक दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसे चाहे जितना मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास दे दो, उसको अच्छा खाना दो, बुरा खाना दो, जैसा दो, वह क्या करेगा? असंतोष की छाया में वह कभी नहीं रहता। अब भाई, यदि हम ऐसे सहिष्णु हो जाएंगे तो लोग हमारी सहिष्णुता का तो नाजायज फायदा उठाएंगे ही। लोग यदि हमारी सिधाई का मतलब हमारी कमजोरी मान लें तो इस समाज में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। समाज में विरोध होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर विरोध होना चाहिए। कोई आपको सड़ा गला खाना देगा, आप खाओगे? कदाचित नहीं खाओगे, और नहीं खाना चाहिए। कोई आपको गाली देके खाना देगा, आप खाओगे? बिल्कुल नहीं। यह आत्मसम्मान का विषय है। इस आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उससे पहले ही हमें उसका विरोध कर देना चाहिए। प्रेमचंद यहाँ यही बात कह रहे हैं कि देखिए, आप लिखे हैं चाहे जैसी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीधे, आप देखिए, आप यहाँ, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर ले, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता। किसके चेहरे पर? गधे के चेहरे पर। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में के जितना गुण है वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। भाई, ऋषि मुनि को चाहे तुम मान दो, चाहे सम्मान दो, चाहे अपमान दो, तो पराकाष्ठा को पार है। गधा भी इससे कहीं कोई कम नहीं है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन ऋषि मुनियों को क्या करता है? सम्मान करता है। सद्गुणों का इतना अनादर, लेखक कवि कह रहा है, बहुत बड़ी आलोचना है यहाँ पे। सद्गुणों का इतना अनादर क्या कहीं होते देखा है तुमने? लोग कहते हैं ना, हमारी बात को मान लो, हम जो दे रहे हैं खा लो। क्या ऐसा संसार में गधे को छोड़ के कहीं किसी के अंदर देखा है हमने? हमने तो नहीं देखा। भाई, प्रेमचंद भी नहीं देखे, मैं कहती हूँ मैंने भी नहीं देखा। शायद आपने देखा हो। नहीं, अगर आपने देखा है तो ये गलत है। ऐसा सीधापन, देखिए लिख रहा है, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो भारतवर्ष है ना, भारतवर्ष के लोगों को अंग्रेजों ने कितना कुचला। रंग भेद की लड़ाई हमारे देश में लड़ी गई, और अमेरिका जैसे देश में घुसने ही नहीं दिया गया। बेचारे शराब नहीं पीते ना। कौन शराब नहीं पीता? इंडियंस, भारतीय 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। आपकी मम्मी नहीं जोड़ती क्या पैसे? भाई, मैं तो जोड़ती हूँ। मैं तो हमेशा अपने 100 रुपये में से लगता है कि 100 रुपये ही बचा के रख लूं। यही तो भारतीयों का गुण है। यही तो भारतीयों का क्या है? गुण है। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हो जाते हैं। बदनाम है वो। कौन बदनाम है? भारतीय। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। आज आप देखिए ना, चाइना को जवाब देने की बारी आ गई या नहीं? कि अब भी हम उनको शांति दूत बन के बने रहेंगे? इसी का तो फायदा उठा रहा है हमारा पड़ोसी देश। क्या हम इतने सभ्य बन जाएं कि कोई हमारे मुंह पे आके थूक जाए, या हमारे घर में घुस के कब्जा कर ले, हमें सड़कों पे फेंक दे? प्रेमचंद जी ये सारी बातें बता रहे हैं कहानी के माध्यम से। सभ्यता ये नहीं कहलाती कि हम अपने अधिकार को खो दें। सभ्यता ये नहीं कहलाती किसी को जवाब दे देना असभ्यता नहीं है। जब तक आप किसी को जवाब नहीं दोगे, उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा
कि आपके किए हुए कार्यों से वह खुश है कि नाखुश है। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, निश्चित देना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति असभ्य नहीं हो सकता। छोटा बड़ा भाई गधा बन जाए, क्योंकि वह घर की पूरी दशा का से जब वह लात खाता है तो छोटा भाई चालाक बन जाता है। घर मतलब देश, समाज। आपके बड़े भाई बड़े सीधे, उनके सीधेपन से लोग फायदा उठाते हैं, तो क्या आप भी उन्हीं की तरह चलोगे? बिल्कुल नहीं। यदि आप उन्हीं की तरह चलोगे तो कल आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ये सामाजिक तथ्य है, देश का भी ऐसा है। तो गधा बड़ा भाई है और बैल क्या है? वह छोटा भाई है। वह किसी की बात नहीं मानता, वो तो सींग में मारता है। जय जवान जय किसान का देश है। संसार की जो सभ्य जातियां हैं, क्या है संसार की सभ्य जातियां, ये सभ्य जातियां तब तक सभ्य जातियां नहीं कहलाती जब तक वह विरोध नहीं करती। विरोध करने में अधिकार प्राप्त होता है। विरोध करने में अगले जो व्यक्ति तुम्हें गधा मानता है, वही सचेत हो जाता है आपके विरोध की भाषा सुनने से। उसको समझ में आने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसे समझ में आ रहा है। नहीं तो ऐसे लोग तो अनर्गल करते जाएंगे। भाई मेरे साथ तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जो हमारे पीठ पीछे या हमारे समक्ष ही कुछ अनर्गल बातें करते हैं। तो क्या 1 से 2 बार, 2 से 10 बार हम उसे माफ करेंगे? नहीं, धर्म भी नहीं कहता। उत्तर मिलना चाहिए। हमारी गीता कहती है कि उत्तर मिलना चाहिए। बैल जैसा व्यक्ति, बैल को शायद बेवकूफी में श्रेष्ठतम कहेंगे हम, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। गधा तो बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। भारत देश गुलाम हुआ इसी सहिष्णुता के बल पे, इसी निरापद सहिष्णुता के बल पर हमने 100 वर्षों तक गुलामी सही। लेकिन अड़ियल होना, तिरस्कार करना, बहिष्कार करना, जवाब देना, यह व्यक्ति को आना चाहिए। झूरी जो है यह मालिक है अपने बैलों का। बैल उसे बड़े प्यारे हीरा और मोती, दोनों देखने में बड़े सुंदर गठीले, दोनों एकदम साथ साथ रहते थे। मानो भाईचारा का निर्वहन इनको देख करके महसूस होता था कि मनुष्य के जीवन में भी यह कितना प्रबल है। मानो लेखक कहता है कि इनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मानो ये जो पशु हैं, कौन से पशु? बैल, प्रेमचंद के जो बैल हैं, यह मनुष्यता की श्रेष्ठता से भी उच्चतम है। इन्हें अपने अधिकार का ज्ञान है, इन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान है, इन्हें अपने मालिक की रक्षा का ज्ञान है, इन्हें प्रेम करना आता है, इन्हें घृणा करना आता है, वाद और प्रतिवाद करना भी आता है, आत्मसम्मान की रक्षा करना आता आदि। ये जो हीरा मोती हैं, यह बड़े ही भाव संदर्भित व्यक्ति हैं, भाव से परिपूर्ण बैल हैं। कई प्रकार के भावों के विकार से पुंज लेखक की जो लेखनी है, इन बैलों के माध्यम से कहानी में दृष्टिगत होती है। बच्चों आगे हम और पढ़ाएंगे।
आज के लिए इतना ही। आगे हम इस कड़ी को अपने दूसरी वीडियो में समझाएंगे। मैं चाहती हूं कि हर एक बच्चा, हर 9th क्लास का बच्चा, थोड़ा उसकी सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता बड़े बच्चों से थोड़ी कम होती है। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आप इसे समझें, और कहीं भी किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज लाइक करें या कमेंट करें। कमेंट करके मुझसे ये प्रश्न पूछें, मुझसे बताएं, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।